हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स प्रो गुरु। आज की वीडियो का सब्जेक्ट है टॉप 5 मार्केट न्यूज़ इन फॉरेक्स मार्केट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फॉरेक्स न्यूज़ के ऊपर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आज मैं आपको वो न्यूज़ बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी ऐसी टॉप 5 मार्केट मूवर न्यूज़ है जो कि आपको एक बड़े प्रॉफिट को अर्न करने में हेल्प करेगी अगर आपने उसका प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया तो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये थोड़ा एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फॉरेक्स न्यूज़ जब हम काम करते हैं तो न्यूज़ के अंदर हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। देखिए, फॉरेक्स न्यूज़ जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो न्यूज़ कौन सी कंट्री की करेंसी से रिलेटेड है। सेकंड, हमें ये पता होना चाहिए कि उस न्यूज़ का पर्टिकुलर इम्पैक्ट क्या है। वो इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रही है डायरेक्ट, या वो पर्टिकुलर किसी एक छोटे से सब्जेक्ट पे इफेक्ट डाल रही है। क्योंकि न्यूज़ अगर हम देखें, इकोनॉमिकल न्यूज़ बहुत सारी रिलीज़ होती है, लेकिन हर न्यूज़ ट्रेडिंग करने के लिए प्रॉपर वे में हम कह सकते हैं कि अनुकूल नहीं होती है। तो हमें हर न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना है, कुछ न्यूज़ पे ध्यान देना है जो कि हम कह सकते हैं कि टॉप 5 मार्केट मूवर्स में से आती है। तो उस पर हमें बिल्कुल पे अटेंशन देना ज़रूरी है। कौन कौन सी न्यूज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ न्यूज़ पे ट्रेडिंग क्यों करें उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। देखिए, जनरली हम लोग जब टेक्निकल बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो कैंडलस्टिक एनालिसिस हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न हो, चाहे वो इंडिकेटर ट्रेडिंग हो, चाहे वो वॉटेवर जो भी आपको फील अगर लगता है कि ये एनालिसिस आपके लिए परफेक्ट है उसकी हो, तो हम देखते हैं कि जनरली टेक्निकल एनालिसिस में जो मूवमेंट हमें मिलता है पर डे का 20 40 60 पीप का मिलता है, वो इन अ डे मिलता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक पैर के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम न्यूज़ एनालिसिस पे अगर हमारी पकड़ अच्छी हो, हमें पूरा पता हो, हमारी न्यूज़ एनालिसिस एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर बन के आता है, तो वो न्यूज़ जैसे ही मार्केट में आती है उसका इम्पैक्ट विद इन 5 to 15 मिनट के अंदर 100 60 80 150, मतलब वो डिपेंड करता है न्यूज़ की क्वालिटी कैसी है और न्यूज़ की क्वांटिटी, सॉरी, न्यूज़ का क्वालिटी कैसा है, और इसके अलावा न्यूज़ का इम्पैक्ट कैसा है। अगर उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हुआ तो फिर डिपेंड करता है कि वो 200 पिप से ज़्यादा का मूवमेंट भी दे सकती है। इसीलिए न्यूज़ ट्रेडिंग पे अपनी पकड़ बनाए रखिए। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस है तो उसे स्ट्रॉन्ग करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इफ़ यू वांट टू डू ऑलराउंडर ट्रेडिंग, सो फिर आपको ये भी ज़रूर सीखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि टॉप 5 कौन सी न्यूज़ है जिस पे हमें काम करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला है जीडीपी। जीडीपी हर कंट्री का हर महीने आने वाला डेटा है जो कि आप इकोनॉमिक कैलेंडर में देख सकते हैं। वो किसी भी कंट्री का हो, हर महीने वो आपको कैलेंडर में मिलेगा ज़रूर। ठीक है, तो जीडीपी सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ से लेकर किसी भी कंट्री की स्ट्रेंथ अगर हमको देखनी है तो वो जीडीपी के थ्रू मिलेगी। जीडीपी एक कंट्री का सबसे बड़ा ताकत हम कह सकते हैं, स्ट्रेंथ जो होती है वो जीडीपी से आती है। वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी अभी यूएस है, देन चाइना है। तो हम जीडीपी के आंकड़ों पर सीधा नज़र डालेंगे। जीडीपी पे आंकड़ों पे के हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। जीडीपी में क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनल कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होता है, गवर्नमेंट जो खर्चा करती है, स्पेंडिंग करती है वो होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है। देन सारे हम कह सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी से लेकर फाइनेंशियल एक्टिविटी सारी इंक्लूड हो जाती है जीडीपी के अंदर। ठीक है, सो जीडीपी से ही हमारी करेंसी की स्ट्रेंथ भी तय होती है। जिस कंट्री का जीडीपी जैसा होता है उसकी कंट्री की करेंसी की स्ट्रेंथ भी वैसे होती है। तो सबसे पहला जीडीपी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिलहाल कोरोना के काल के अंदर ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि जब फरवरी मार्च से जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो कई इकोनॉमी जो पूरी तरीके से ठप थी, अब वो धीरे 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 खुलना शुरू हुई है, धीरे धीरे ग्रो आने लगा है। तो जीडीपी के डेटा भी जैसे जैसे आने लगे हैं तो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन और ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर डेटा आता है तो उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में देखने मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस पर ज़रूर पे अटेंशन दें। इसके अलावा है एफओएमसी मीटिंग। देखिए, पर्टिकुलर एफओएमसी जो मीटिंग होती है वो यूएस के सेंट्रल बैंक की होती है, फेडरल रिजर्व बैंक की। और एफओएमसी का मतलब है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये कमेटी जो है वो ये डिसाइड करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से हमें चलाना है। ठीक है, वैसे एफओएमसी मीटिंग के अलावा भी जितनी भी सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग होते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट को लेकर होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। और अभी मैंने पहले भी ये बात पॉइंट रिपीट किया है, अभी फिर करूँगा
कि कोरोना काल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है वो सारी ठप है। तो हर कंट्री ये चाहती है कि वहाँ के लोगों को उनकी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे। तो सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, हम देखते हैं कि राहत पैकेज होते हैं, ठीक है, और राहत पैकेज की घोषणा जैसे ही होती है तुरंत मार्केट में उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस पर भी पे अटेंशन, ध्यान देते रहिए। एफओएमसी मीटिंग जो होती है, ये मीटिंग पर्टिकुलर हर महीने होती है और इनका स्टेटमेंट जारी होता है। स्टेटमेंट जारी होने के बाद में हाफ एन आवर के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसपे इकोनॉमी से लेकर एफओएमसी स्टेटमेंट से जुड़े हुए टॉपिक के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसका जवाब देते हैं फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है वो जवाब देते हैं। और उनके जवाब देने की स्टाइल और उनके जवाब देने के कॉन्फिडेंस के हिसाब से मार्केट अप एंड डाउन होता है। आप इस पे बिलीव तब करेंगे जब आप इसकी एक बार लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे। आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि मार्केट में जो रिएक्शन है वो कितना क्विक आता है। और एफओएमसी मीटिंग में अप्रोक्स 100 पिप्स से ऊपर का मूवमेंट मिलता है, चाहे वो यूरो यूएसडी हो, चाहे वो यूएसडी जेपीवाई हो, चाहे वो गोल्ड हो। और इसके अलावा इंडाइसिस की हम बात करें तो US30, US100 ये भी आप लिख सकते हैं। तो एफओएमसी मीटिंग भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें दो तरह के कमेंट्स होते हैं, पहला होता है हॉकिश कमेंट और दूसरा होता है डॉविश कमेंट। हॉकिश कमेंट का मतलब ये है कि अगर सेंट्रल बैंक चेयरमैन ऐसी कोई बात या ऐसा कोई कमेंट कर दें जिससे जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ही पॉजिटिव ले उस कंट्री की करेंसी को लेकर, तो वो होता है हॉकिश कमेंट, यानी मार्केट जो है वो बुलिश वे में चला जाता है। और उसी का अपोजिट होता है डोविश कमेंट, ऐसा कोई कमेंट कर देना जिससे ये लगे कि उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू जो है वो घटने वाली है, या हताशा भरा हुआ कमेंट भी हम कह सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं डोविश कमेंट। सो ये भी ध्यान रखें ज़रूर। और न्यूज़ को जब आप पढ़ेंगे धीरे धीरे तो ये सारी लैंग्वेज आपको समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो थर्ड पॉइंट है वो है यूएस नॉन फॉर्म पेरोल डेटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। देखिए नॉन फॉर्म पेरोल डेटा बेसिकली है क्या, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। देखिए नॉन फॉर्म पेरोल डेटा जो है वो हमें ये नंबर्स बताता है कि पर्टिकुलर एक महीने के अंदर कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, जिसमें से एग्रीकल्चर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको माइनस किया जाता है। यानी एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा कहाँ कहाँ जॉब जनरेट हुई है उसके नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए हर इकोनॉमी यही चाहती है कि ये नंबर्स बढ़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिले। और अभी 3 महीने पहले की मैं आपको बात बताता हूँ कि यूएस की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% से ऊपर हो गई थी। लास्ट जो नॉन फॉर्म पेरोल डेटा आया उससे 10% के अंदर ये आ चुका है। तो कहने का मतलब कि ये काफ़ी हॉट टॉपिक और हॉट इशू है। तो अब जब भी ये सारी चीज़ें, जब भी नॉन फॉर्म पेरोल डेटा है, नॉन फॉर्म पेरोल डेटा जो है वो एवरी फ्राइडे, एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ ये आता है, हर महीने के पहले फ्राइडे को आता है। सो ये पे अटेंशन करिए। फिलहाल अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो केवल इस डेटा को देखिए और उसके बाद में जैसे ये डेटा मार्केट में आ जाता है उसके बाद आप मार्केट मूवमेंट देखिए, जिसमें सबसे पहला जो आप देखेंगे यूरो यूएसडी और गोल्ड और यूएसडी जेपीवाई, ये तीन बेसिकली जो सबसे मेन करेंसी पेयर है उन पे आप नज़र डालिए। आपको मूवमेंट देखकर ही पता चल जाएगा कि अचानक से जो लिक्विडिटी और अचानक से जो वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये इवेंट भी। इसमें भी अप्रोक्स 100 पिप्स का हमें मूवमेंट विद इन 15 मिनट और 30 मिनट देखने को मिलता है। सो ये भी पे अटेंशन ज़रूर दें इसमें। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑब्वियसली हर कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द है। ये जितना बढ़ता है उस कंट्री की इकोनॉमी को उतना ही नुकसान होता है। देखिए अगर बेरोजगार ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा नहीं होगा, तो वो खर्च भी कम करेंगे। अगर खर्च कम करेंगे तो रिटेल सेल्स से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की जो सेल्स है वो कम हो जाएगी। अगर सेल्स कम होती है तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन से जो इनकम होती है वो कम होती है। अगर सेल्स कम होगी तो फिर बात वही आ गई कि प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होगा तो फिर वही बात आ गई कि वापस से जॉब जो होगी लोगों की जाने लगेगी। तो ये पूरा एक साइकिल है जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। इकोनॉमी के अंदर जितने भी घटक है वो सारे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने आप में बहुत बड़ा सरदर्द है हर कंट्री के लिए। और सीधी सी बात है कि जो भी लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ तो करेंगे। अगर उन्हें सही तरीके से पैसा ना मिलेगा तो फिर वो गलत तरीकों में जाएंगे, जिससे उस कंट्री के अंदर क्राइम रेट बढ़ता है।
सो कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगी। हम ये देख रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, पर्टिकुलर किसी एक कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में ये बढ़ा है। चाहे आप यूरोप ले लें, चाहे आप यूएस ले लें, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लें, चाहे एशिया ले लें, हर कंट्री में ये बढ़ा है। तो अभी हमको क्या करना है कि जितने भी कंट्रीज़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आता है, सो वो डेटा को हमें कंपेयर करना है पिछले मंथ के डेटा से, और उस डेटा के हिसाब से अगर पॉजिटिव आता है तो उस कंट्री की करेंसी को बाय करना है। ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में डालता है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपीआई। और इसको मैं अगर बिल्कुल देसी लैंग्वेज में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो महंगाई मापने का एक तरीके का इंडेक्स ही है। इससे ये पता चलता है कि महंगाई कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई है। ठीक है, महंगाई बढ़ी और कम हुई ये जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम देखते हैं कि कंट्री की करेंसी के वैल्यू जब अगर बढ़ती है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास में खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पैसा ज़्यादा हमें देना पड़ेगा, यानी कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की वो कम हो जाती है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अपने आप में सीधा सीधा कनेक्ट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इकोनॉमी के लिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जितना कम रहे, मतलब 2% और 2% से कम रहे, वो हर कंट्री के लिए एक तरीके से आदर्श रेट कहलाता है। सो ये भी ज़रूरी है, इसमें भी आप ध्यान रखिए इस डेटा को भी। उसके बाद में देखिए टोटल 5 डेटा मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ डेटा ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी न किसी टाइम पर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक। ठीक है, ओपेक एक संगठन है जो कि हम कह सकते हैं कि वो संगठन उन देशों का संगठन है जो कि ऑयल से जितने भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उनकी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि देखिए हर कंट्री के पास में सबसे पहली नीड अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए होती है एनर्जी, ऊर्जा। वो कहाँ से आती है, तो वो आती है हमें क्रूड ऑयल से। सो यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो उसका सीधा इफेक्ट सीधा इकोनॉमी पे पड़ता है। ठीक है, चाहे कोई वॉर की बात हम करें, जैसे इराक और सीरिया का जब वॉर हुआ था तब भी ये चीज़ें आई थी। यूएस और ईरान का वॉर हुआ था, यानी जो अभी हम कह सकते हैं 2020 जब शुरू हुआ था तो जनवरी के पहले ही वीक में यूएस और इराक का टेंशन बढ़ने लग गया था। ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं किस तरीके से चले गए थे। इसके बाद में कोरोना के अंदर जब ओपेक और नॉन ओपेक कंट्रीज़ की लड़ाई आपस में छिड़ गई थी, वो इसीलिए कि अपने प्रोडक्शन को कम किया जाए, लेकिन कोई भी प्रोडक्शन को कम करने के लिए राज़ी नहीं था। तो हालत ये हो गई कि प्रोडक्शन इतना हो गया लेकिन जो सप्लाई है वो बहुत ही कम हो गई। सप्लाई कम इसलिए हो गई क्योंकि कंट्रीज पूरी ठप थी, डिमांड ही नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, हमने देखा कि कई बार आज तक किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं करी होगी कि क्रूड ऑयल के दाम माइनस में भी जा सकते हैं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड ऑयल के दाम -$35 टच करके आए थे। तो उस टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक था। तो ये ओपेक जो है वो ऐसी कंडीशंस में जो हॉट टॉपिक बन जाता है बिल्कुल। उसके बाद है रिटेल सेल्स। देखिए किसी भी कंट्री की अगर हम देखते हैं कि रिटेल सेल्स अगर बढ़ती है तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के कंज्यूमर के पास में खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा है, और पैसा ज़्यादा तभी आएगा जब उसके पास काम होगा। काम होगा इट मीन्स कि जॉब भी उसकी है ही है। तो कहने का मतलब कि पूरी इकोनॉमी का जो ये पहिया है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर रिटेल सेल्स का डेटा अच्छा आता है तो काफ़ी दूसरी चीज़ें भी पॉजिटिव होती है। इसके अलावा है परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी ये उन लोगों के लिए है जो रॉ मटेरियल बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स ये एक तरीके का सर्वे है। तो ये जिस तरीके से रिजल्ट देता है उससे पता चलता है कि किस तरीके से प्रोडक्शन करने वाले लोगों को गवर्नमेंट की पॉलिसी पे भरोसा है या नहीं है। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे डेटा है, जैसे हम देखते हैं कि आजकल कोरोना के अपडेट्स जो आते रहते हैं। कोरोना अगर किसी पर्टिकुलर करेंसी में अब उसके केस अचानक राइज हो जाते हैं तो भी वहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वापस से लॉकडाउन लगाने का एक डर मन में जो बैठा हुआ है वो जाग जाता है। सो ये छोटे मोटे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर सरकमटेंसेस में ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो पे अटेंशन, आप इस पर अटेंशन देते रहें और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है। कई बार हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस का हमने कोई ट्रेड सेटअप किया है
लेकिन अचानक ही मार्केट उस ट्रेड सेटअप के अपोजिट चला जाता है। तो क्या रीज़न है? कुछ ऐसी न्यूज़ निकल के आती है जिस पे मार्केट का रिएक्शन होता है और वो अपोजिट जा सकता है। इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप ट्रेडिंग में न्यूज़ एनालिसिस को और डेटा एनालिसिस को भी इंक्लूड करें टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ, ताकि हमें ये पता लग सके कि मार्केट में जो मूवमेंट आया उसका रीज़न क्या है। ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करके बताइए। ठीक है। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।